आज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट पावर सिस्टम को स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस सब्जेक्ट का जो इम्पोर्टेंस है आपको गेट एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा। दूसरा आपको सेमेस्टर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा। अगर आप 4th सेमेस्टर या 5th सेमेस्टर में हैं तो आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने को मिलता है। तो इसका सारा प्लेलिस्ट हम अपलोड करेंगे यूट्यूब चैनल पे और इसका जो प्रैक्टिकल यूज़ है सब्जेक्ट का वो समझना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सब्जेक्ट का पावर सिस्टम। ये जो आज इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा इसका, आज हम ये समझेंगे कि पावर सिस्टम क्या है और इस सेकंड लेक्चर से इसका इन डेप्थ हम सब्जेक्ट में चलेंगे, ठीक है? जैसे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका जो सिलेबस है वो क्या है। तो पावर सिस्टम में जैसे हम सबसे पहले क्या पढ़ने को मिलता है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? तो इसमें क्या-क्या टॉपिक है, जैसे पहला है ट्रांसमिशन लाइन, दूसरा है ट्रांसमिशन लाइन परफॉर्मेंस, फिर सर्जेस पढ़ने को मिलता है, वोल्टेज कंट्रोल, अंडरग्राउंड केबल, ओवरहेड का इंसुलेटर्स, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, एचवीडीसी सिस्टम, फैक्ट्स, कोरोना, ठीक है? उसके बाद इकोनॉमिक लोड डिस्पैच, उसके बाद फॉल्ट एनालिसिस में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पावर सिस्टम, सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स, सीक्वेंस नेटवर्क, फॉल्ट एनालिसिस, एक-एक करके पूरा का पूरा लेक्चर अपलोड करेंगे, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। पावर सिस्टम स्टेबिलिटी में क्या है, स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी और ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी। फिर क्या है, पावर सिस्टम प्रोटेक्शन, मतलब जो हमारा जो पावर सिस्टम है इसमें जितना जैसे आपका जो इक्विपमेंट है, ठीक है, जैसे कंडक्टर हो गया, इंसुलेटर हो गया, तो उसका कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। तो उसके लिए क्या-क्या है, आपका सबसे पहला है हम क्या प्रोटेक्टिव स्विचेस, उसके बाद प्रोटेक्टिव रिलेज। लोड फ्लो स्टडीज में क्या है, पावर सिस्टम मैट्रिसेस, लोड फ्लो सॉल्यूशन, हाँ, गॉस सिडल मेथड और न्यूटन रैप्सन मेथड, ठीक है? तो सबसे पहले हम ये समझने का ट्राई करते हैं कि पावर सिस्टम होता क्या है। जैसे आप देखिए, पावर सिस्टम, पावर मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं हम पावर जनरेट कर रहे हैं, ठीक है? जैसे जनरेटिंग स्टेशन में, पावर स्टेशन में क्या होता है, पावर स्टेशन में जैसे आप जानते होंगे थर्मल पावर प्लांट हो गया या न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, हाइड्रो पावर प्लांट हो गया, टाइडल पावर प्लांट हो गया, होता है ना? तो वहाँ क्या क्या है कि वहाँ कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी का क्या हो रहा है, जनरेशन हो रहा है, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है और जो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है उसको कहीं ना कहीं ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू, जो कंडक्टर होता है, हाँ, ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू क्या करते हैं कि जहाँ उसका डिमांड है, पावर का जहाँ डिमांड है उसको क्या करते हैं, उसको ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे घरों में बिजली का ज़रूरत पड़ता है तो उसको क्या करते हैं, ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है? तो कहीं न कहीं इस पूरे सिस्टम को ही पावर सिस्टम कहा जाता है। इस पूरे प्रोसेस को कैसे जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बन रहा है, कैसे उसको ट्रांसफ़र किया जा रहा है, ट्रांसमिट किया जा रहा है, ठीक है? कितने फ्रीक्वेंसी पे हो रहा है, कितना वोल्टेज पे वो जनरेट हो रहा है, कितना वोल्टेज पे भेजा जा रहा है, कितना हमें वोल्टेज मिल रहा है। जैसे होता है ना कि जनरेटिंग स्टेशन में मतलब पावर जो जनरेट जहाँ होता है थर्मल स्टेशन पे, तो वहाँ का बोला जाता है क्या कि लो वोल्टेज पे क्या है, पावर जनरेट किया जाता है, ठीक है? और फिर उसको क्या किया जाता है, स्टेप अप किया जाता है। जैसे यहाँ पे आप देखो पावर सिस्टम क्या है कि यहाँ पे जो है ना 11 केवी, ठीक है, 11 केवी का जो वोल्टेज है या फिर 33 केवी का जो वोल्टेज है इसको जनरेट किया गया, कहाँ किया गया, तो पावर प्लांट में, ठीक है? तो इस पावर प्लांट में कितना वोल्टेज जनरेट किया गया, 11,000 वोल्ट, नहीं तो 33,000 वोल्ट, ठीक है? और इसको क्या किया, स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाया इस पॉइंट पे। यहाँ क्या लगा है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, मतलब ऐसा ट्रांसफार्मर जो इस वोल्टेज को क्या कर दे, बढ़ा दे, ठीक है? पहले क्या किया, पहले जो ये पावर प्लांट था, पावर प्लांट कुछ भी हो सकता है ना, हाइड्रो पावर प्लांट हो गया या तो आपका थर्मल पावर प्लांट हो गया, कोई सा भी पावर प्लांट है। पावर प्लांट क्या करता है, पावर प्लांट कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करता है, ठीक है? तो वो किसी पर्टिकुलर वोल्टेज पे, जनरली वो 11 किलो वोल्ट पे, मतलब 11,000 वोल्ट पे जाए तो 33,000 किलो वोल्ट पे जनरेट करता है।
और उसके बाद क्या किया, उसके बाद एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाया। ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर का क्या काम है, इसका ये काम है कि जो 11,000 वोल्ट है या 33,000 वोल्ट है, इसको इंक्रीज किया, बढ़ाया, बढ़ा करके कितना किया, 132 किलो वोल्ट, देख रहे हैं, या 220 वोल्ट या 400 किलो वोल्ट, इसको क्या किया, इसको इसका जो वोल्टेज का जो लेवल है वो इंक्रीज कर दिया। अच्छा, ये क्या है, ये हमारा सपोर्टिंग टावर है, ट्रांसमिशन जो लाइन है, तो ट्रांसमिशन लाइन किसका सपोर्ट लेगा, ये टावर का लेगा। तो टावर के सहारे, टावर के थ्रू क्या किया गया, ट्रांसमिशन लाइन को वहाँ पे इंस्टॉल किया गया। अब ये जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन है, इससे हम क्या करेंगे, वोल्टेज को क्या करेंगे, सेंड करेंगे, भेजेंगे, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, ये हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहीं ना कहीं उस वोल्टेज को वापस से रिड्यूस किया, फिर से कम कर दिया। तो इसका भी रीज़न है कि क्यों हमारा पावर प्लांट में 11,000 ही किलो वोल्ट पे जनरेट हो रहा है या 33 केवी पे जनरेट हो रहा है, और फिर क्यों उसको हम इंक्रीज कर रहे हैं, उसके वोल्टेज लेवल को क्यों बढ़ा रहे हैं। यहाँ हम ट्रांसमिट कर रहे थे, यहाँ पे देखिए ये क्या था, यहाँ पे ट्रांसमिशन हो रहा था इसका, तो इतना हम क्यों वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे थे, फिर वापस से क्या किया जा रहा है, वापस उस वोल्टेज को डिक्रीज किया जा रहा है, ठीक है। और फिर उसको क्या किया गया, ये तो ट्रांसमिट हुआ, उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूट है, डिस्ट्रीब्यूशन फिर इसका होगा, इसी वोल्टेज को जहाँ डिमांड है वहाँ पे क्या किया जाएगा, वहाँ पे उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो जैसे घरों में जो हमें बिजली का ज़रूरत पड़ता है, कितना वोल्ट पे सारा डिवाइसेस चलता है, 230 किलो वोल्ट पे। तो 230 किलो वोल्ट देखिए, कहाँ ये जनरेट हो रहा था 11 किलो वोल्ट पे, और कहाँ ये ट्रांसमिट हो रहा था 400 किलो वोल्ट या 220 किलो वोल्ट या 132, ठीक है, किलो वोल्ट पे। और हमें हमारे घरों में कितना वोल्टेज आ रहा है, 220 या 230 किलो वोल्ट। तो इसका भी रीज़न है, तो हम लोग आगे समझेंगे कि क्या है। तो हम बस इतना समझेंगे कि पावर सिस्टम क्या है। पावर सिस्टम का सिंपल मीनिंग ये है कि इट इज़ अ सिस्टम ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल, ये ऐसा सिस्टम है जिसमें हम क्या एनालिसिस करते हैं कि जो हमारा पावर है या तो इलेक्ट्रिसिटी, वो कैसे जनरेट हो रहा है, कैसे ट्रांसमिट हो रहा है और कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसमें हम, इसमें हम ये लिखेंगे कि इसमें लिखेंगे क्या, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ जनरेशन जनरेशन दूसरा क्या, दूसरा हो गया ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन और क्या, एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी या फिर पावर, ठीक है। मतलब ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कहीं ना कहीं हम क्या एनालिसिस करते हैं, कैसे पावर जनरेट हो रहा है, कैसे ट्रांसमिट हो रहा है और कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो इस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं पावर सिस्टम, ठीक है। और जैसे आप ये देखो, जैसे यहाँ पे क्या है, जनरेटिंग स्टेशन, जनरेटिंग स्टेशन, ठीक है। और यहाँ पे मान के चलो कि लोड है और पावर डिमांड मान लो, पावर का क्या है, डिमांड है, ठीक है। तो यहाँ पे पावर जनरेट हो रहा था, ठीक है, यहाँ पे पावर क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है, और यहाँ पे पावर का क्या है, डिमांड है। तो अब यहाँ से इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक क्या किया जाएगा, यहाँ पे क्या किया जाएगा, पावर को
ट्रांसफ़र किया जाएगा, ठीक है। ये क्या है? ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन ऑफ पावर। तो सिंपल इसका मीनिंग है कि कैसे जनरेट हो रहा है, कैसे इसको ट्रांसमिट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब जैसे आप जानते हैं कि कोई आपका थर्मल पावर प्लांट हो गया या तो हाइड्रो पावर प्लांट हो गया, तो उसमें मेन क्या-क्या उसका कंपोनेंट्स होता है, ठीक है। जैसे देखिए ये आपका पावर प्लांट है, ठीक है। तो ये पावर प्लांट कोई सा भी पावर प्लांट हो सकता है। पावर प्लांट का मेन क्या है फंक्शन? पावर प्लांट कहीं न कहीं पावर जनरेट करता है, एज़ सिंपल एज़ दैट। और इसमें ज़्यादा नहीं, बस ये पावर प्लांट का क्या है फंक्शन? तो ये पावर जनरेट करेगा, ठीक है। ये दूसरा क्या है? अब पावर प्लांट में क्या है, उसमें मेन जो आपका डिवाइस होगा वो क्या होगा? जनरेटर होगा। जनरेटर में क्या होता है? टरबाइन होता है। तो टरबाइन क्या करता है? मूव करता है या फिर बोल सकते हैं रोटेट करता है, जिसकी वजह से पावर का जनरेशन होता है। तो ये आपका जनरेटर हो गया, ठीक है। ये आपका जैसे देखिए ये टरबाइन है, ठीक है। ये जो है आपका टरबाइन का ब्लेड है। ये क्या है? ब्लेड। ये आपका ब्लेड है, ब्लेड ऑफ टरबाइन, ठीक। अच्छा, फिर क्या है? अच्छा, फिर उसके बाद अगर वो लेट्स से थर्मल पावर प्लांट हो गया या तो हाइड्रो पावर प्लांट हो गया, तो पानी का तो ज़रूरत पड़ेगा ना। तो वो क्या है, कहाँ से पानी का वो करेगा? डैम से, ठीक है। पानी का रिजर्वर होगा। तो जैसे यहाँ पे डैम है, तो डैम के थ्रू कहीं न कहीं क्या करेगा? पानी का जो डिमांड है उसको फुलफ़िल करेगा, पूरा करेगा, ठीक है। तो पूरा हम समझेंगे कि कैसे मतलब इसका यूज़ किया जाता है, पानी का क्या यूज़ है, उसके बाद ये आपका कैसे टरबाइन मूव करता है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट में आप देखो कि जो कोयला होता है, तो उसको क्या किया जाता है? उसको जलाया जाता है और जला करके जो पानी होता है ना, पानी को उसको बॉयल करता है, मीन्स उसको पानी को स्टीम में कन्वर्ट करता है। और वो जो स्टीम है वो डायरेक्ट जो जनरेटर का जो टरबाइन होता है वहाँ पे फॉल करता है, वहाँ पे क्या करता है? फोर्स एक्सर्ट करता है, फोर्स लगाता है। वो जो स्टीम जो जनरेट हुआ, ठीक है, उसके वजह से टरबाइन मूव करता है और इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है, ठीक है। अब जैसे कि कोयला का तो यूज़ होगा ही, तो कोयला कहाँ से वो उसका डिमांड फुलफ़िल करेगा, पूरा करेगा? जहाँ पे कोल का जो खदान होता है, कोल माइन है जहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से कहीं न कहीं क्या करेगा? कोयला को क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा, जहाँ पे आपका पावर प्लांट हो गया आपका, स्पेशली जैसे आपका थर्मल पावर प्लांट है, ठीक है। कोयला का ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये पूरा एक मैकेनिज़्म है कि कैसे पावर जनरेट हो रहा है। इसके बाद थोड़ा हम हिस्ट्री देख लेते हैं कि कैसे पावर जो सिस्टम है, पावर सिस्टम है, उसमें क्या-क्या कब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट वगैरह सेटअप किया गया, तो थोड़ा वो भी देख लेते हैं। जैसे देखिए, फर्स्ट में क्या है? फर्स्ट में हम ये बोलेंगे कि इन 1890, 1890 फर्स्ट क्या था? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट वाज सेटअप। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट वाज एस्टैब्लिश बोल देते हैं, एस्टैब्लिश, ठीक है। दूसरा क्या, मतलब 1819 में फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को क्या किया गया? सेटअप किया गया, ठीक है। उसके बाद इन 1975, 1975 में क्या हुआ? जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंट इंटर इन द फील्ड ऑफ इंटर इन द फील्ड ऑफ फील्ड ऑफ जनरेशन थ्रू जनरेशन थ्रू थ्रू PSU,
जैसे आपका एनटीपीसी हो गया। देखो ये क्या है कि जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या किया ना कि अपने कंट्रोल में ले लिया जो आपका पीएसयू हो गया, ठीक है। कब लिया? तो ये 1975 में लिया। हाँ, जैसे आपका एनटीपीसी हो गया एक्सेट्रा, तो उसको क्या किया है, जितना ये सब उसको, जैसे आपका पीएसयू है ना, तो पीएसयू के अंडर क्या है, एनटीपीसी हो गया, तो इसको अपने कंट्रोल में ले लिया। कब लिया? तो 1975। ये डेट ध्यान में रख सकते हैं, ऐसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ये जानना ज़रूरी है, ठीक है। आगे देखिए, थर्ड पॉइंट क्या है। थर्ड पॉइंट में हम बोलेंगे कि इन 1989, इन 1989 क्या हुआ, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन को क्या किया गया, उसको बनाया गया। पावर ग्रिड, पावर ग्रिड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन जो है ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड, ठीक है। जैसे क्या होता है ना कि जो आपका पावर जो जनरेट हुआ जनरेटिंग स्टेशन से, तो वो कहाँ जाता है, फिर उसको ट्रांसमिट किया जाता है ग्रिड में, ठीक है। तो जो आपका ग्रिड सिस्टम है, तो वहाँ वो जो है वो कब सेटअप किया गया, वो 1989 में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, फोर्थ पॉइंट में आप देख सकते हैं कि इन 1990 फर्स्ट फर्स्ट एचवीडीसी, हाँ एचवीडीसी सिस्टम लाइन वाज फॉर्म्ड, ठीक है। बाद में ये पढ़ेंगे कि एचवीडीसी सिस्टम क्या होता है। अभी के लिए बस इतना आप ध्यान में रखिए कि 1919 में एचवीडीसी लाइन को क्या किया गया, उसको सेटअप किया गया। लास्ट में क्या है कि इन 1998, हाँ फर्स्ट, पहली बार क्या हुआ कि 765 किलो वोल्ट का जो लाइन जो है उसको क्या किया गया, उसको इरेक्ट किया गया, वाज इरेक्ट। हाँ, जैसे आपका जो पावर जो ट्रांसफ़र होता है, मेनली देखा जाए तो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन सिस्टम में, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में 765 किलो वोल्ट का जो लाइन है, या तो बोल सकते हैं वोल्टेज, वो ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। इसमें इम्पोर्टेंट आप ये देखो, डेट याद रखना आप, ठीक है। और ये पहला क्या था कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक कब किया गया, तो 1890। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में कब लिया पीएसयू को, तो 1975 में। पावर ग्रिड कब बनाया गया, तो 1989 में। एचवीडीसी लाइन कब सेटअप किया गया, तो 1990 में। और 765 किलो वोल्ट का जो लाइन कब वो बिछाया गया, तो 1998 में, ठीक है। आगे देखते हैं। अच्छा, आगे क्या है कि जो हमारा अभी बताया ना कि जो हमारा जो पावर जो है ट्रांसफ़र होता है, उसको कहाँ पे पहले सेंड किया जाता है, ग्रिड में। तो पहले क्या था कि 5 रीजनल ग्रिड थे हमारे इंडिया में, ठीक है। कौन-कौन ग्रिड थे? क्या बोलेंगे कि 5 रीजनल ग्रिड, रीजनल ग्रिड। कौन-कौन? पहला हो गया नॉर्थर्न, नॉर्दर्न, दूसरा दूसरा हो जाएगा ईस्टर्न, तीसरा क्या होगा? तीसरा होगा नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न। चौथा क्या होगा? वेस्टर्न। और पांचवा क्या होगा? सदर्न, ठीक है। ये 5 रीजनल ग्रिड थे उस टाइम पे, ठीक है। एक नॉर्दर्न हो गया, ईस्टर्न हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न हो गया, वेस्टर्न हो गया, सदर्न हो गया, ठीक है। ये अच्छा,
इसके बाद क्या किया गया, ये अलग अलग ग्रिड जो थे अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे पहले काम करते थे। जैसे आज के टाइम पे क्या है कि जो पावर का जो जनरेशन हो रहा है एट ए कांस्टेंट फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज पे होता है इंडिया में, ठीक है। लेकिन पहले क्या था कि जितने ये ग्रिड्स हैं उस सबों में क्या था ना कि पावर का जो जनरेशन था अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे होता था, ठीक है। तो वहाँ पे कोई यूनिटी नहीं थी, पर क्या किया गया कि जो हमारा नॉर्दर्न हो गया, स्टार्टिंग का जो चार है, नॉर्दर्न हो गया, ईस्टर्न हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न हो गया और वेस्टर्न हो गया, इसको एक साथ कंबाइन कर दिया गया, ठीक है। कंबाइन करने के साथ मतलब क्या, इसको सेम फ्रीक्वेंसी पे क्या किया गया, पावर को ट्रांसफर करने जाने लगा। पहले अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे काम करते थे, फिर बाद में क्या है, चारों को कंबाइन कर दिया गया और सेम फ्रीक्वेंसी पे पावर ट्रांसफर होने लगा, ठीक है। ये कब किया गया, ये 2006 में किया गया। उसके बाद क्या है कि 2013 में जो सदर्न जो पार्ट है इसको भी इसके साथ क्या किया गया, चारों जो रीजनल ग्रिड्स थे उनके साथ सदर्न पार्ट को भी कंबाइन कर दिया गया। तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट में ये लिखेंगे कि इन अगस्त 2006 जैसे हमारे ये कौन कौन हो गया, नॉर्दर्न हो गया, दूसरा ईस्टर्न हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न, और कौन सा वेस्टर्न। all were connected या combined together to work at same frequency और ये कितने फ्रीक्वेंसी पे काम करने लगे, ये 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे काम करने लगे। पहले सबका अलग अलग था, लेकिन जब ये कंबाइन हुए तो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे काम करने लगा। लेकिन जो सदर्न पार्ट था वो 49 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे काम करता था। तो फिर क्या किया गया कि इन दिसंबर 2013 में क्या किया गया कि जो सदर्न पार्ट है, सदर्न पार्ट was also combined to these 4 regional grids, ठीक है, and worked at and 50 hertz frequency 50 hertz फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे काम करने लगा। ये समझ में आया। फिर आगे देखते हैं आगे क्या है टॉपिक। आगे ये देखिए, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी मतलब जैसे हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, प्राइवेट कंपनियां हो गई। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में जो जो आपका जो कंपनी हो गया वो जो पावर को जो जनरेट करता है, जैसे पीएसयू हो गया, ठीक है। तो वो सब कितना पावर जनरेट करता है, ठीक है। तो उसका डाटा दिया हुआ है, बस वो देख लीजिए। जैसे इसका बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो ये 90 कितना है, 94,700 मेगावाट, ठीक है। ये आपका जो स्टेट गवर्नमेंट हो गया तो ये कितना 1,03,617 मेगावाट पावर जनरेट करता है। और जो आपका प्राइवेट ओरिएंटेड कंपनियां हैं तो वो कितना करता है, वो करता है 1,75,050 मेगावाट पावर जनरेट करता है। और कहीं ना कहीं आप ये देखिए जो आपका जो प्राइवेट ओन्ड कंपनियां हैं, जैसे आपका टाटा हो गया, ठीक है, और स्टेट जैसे बीएसपीसी मतलब बिहार स्टेट प्रोडक्टिविटी काउंसिल, ठीक है। ये स्टेट लेवल की जो ओन्ड कंपनियां हैं जो कहीं ना कहीं पावर को क्या करता है, जनरेट करता है।
तो इसमें ज़्यादा किसका है शेयर? ये आपका प्राइवेट का ज़्यादा शेयर है, उसके बाद स्टेट का, उसके बाद सेंट्रल लेवल का, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप ये देखिए कि पावर जनरेशन जो होता है, तो जो आपका थर्मल पावर प्लांट हो गया, ठीक है, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हो गया, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, या रिन्यूएबल सोर्सेज से जो पावर जो जनरेट किया जाता है वो कितना कितना हो रहा है, तो वो डाटा दिया हुआ है। जैसे हम थर्मल पावर प्लांट से कितना 62%, ठीक है, हाइड्रो पावर से कितना 12.3%, न्यूक्लियर से देखिए बहुत कम है 1.8%, और रिन्यूएबल सोर्सेज से कितना है 23.8%, इतना पावर का जनरेशन हो रहा है। तो एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि जो आपका थर्मल पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट से कहीं ना कहीं ज़्यादा पावर का जनरेशन किया जा रहा है, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट से ज़्यादा पावर का जनरेशन किया जा रहा है। लेकिन वहीं पे न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उससे बहुत लो अमाउंट में कहीं ना कहीं पावर का जनरेशन किया जा रहा है। इसका मेगावाट आप देखिए कितना है 6780 मेगावाट है। वहीं थर्मल पावर प्लांट का देखिए कितना है, बस डाटा है, आप इतना आप ध्यान में रखिए कि कहीं ना कहीं थर्मल पावर प्लांट ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है और न्यूक्लियर बहुत कम है। उसके बाद है हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, उसके बाद रिन्यूएबल है, ठीक है। अच्छा, आगे क्या है, ये सिस्टमेटिक डायग्राम है कि कैसे हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हो रहा है। यहाँ पे देखिए ये हमारा जनरेटर है, ठीक है, तो जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हो रहा है, कितने वोल्ट पे होता है, तो 11 किलो वोल्ट बोल दीजिए या फिर 33 किलो वोल्ट। उसके बाद क्या है, उसको कहीं ना कहीं स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा करके, स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा करके इसके वोल्टेज को क्या किया गया, इंक्रीज किया गया, बढ़ाया गया, ठीक है। जैसे आप पे देखिए 220 किलो वोल्ट से 765 765 किलो वोल्ट, इतना इसका जो वोल्टेज लेवल है बढ़ा दिया गया। कैसे बढ़ाया, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा करके। उसके बाद फिर ये क्या किया, फिर वापस से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये जो है टाई लाइन जो दिया हुआ है, टाई लाइन का मतलब है अगर कहीं और दूसरे रीजन में अगर पावर को ट्रांसमिट करना है, ठीक है, जैसे हम लोग पढ़े ना, अभी नॉर्दर्न पार्ट हो गया, सदर्न पार्ट हो गया, वेस्टर्न, तो टाई लाइन वो होता है जो दूसरे रीजन में या फिर दूसरे ग्रेड में पावर को ट्रांसफर करना है, तो टाई लाइन के थ्रू कहीं ना कहीं पावर को क्या करते हैं, ट्रांसमिट कर देते हैं। फिर यहाँ पे स्टेप अप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया, तो उसको फिर वोल्टेज को क्या किया, कम किया, 33,000 किलो वोल्ट हो गया वो, और नीचे क्या है 132 केवी। ये जो वोल्टेज है किसको ट्रांसमिट कर रहा है, ये लार्ज कंज्यूमर को, जो 3 फेज लोड का डिमांड जिन इंडस्ट्रीज को है। फिर क्या किया, फिर स्टेप डाउन किया, फिर और वोल्टेज नीचे किया, और फिर अब कितना किया, अब यहाँ पे देखिए, अब आपको ये समझने वाली बात है, जो 415 वोल्ट है और कितना है, और जो 240 वोल्ट है, तो 240 वोल्ट है, ये कहीं ना कहीं आप किसको दे सकते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर को, और जो 415 किलो वोल्ट है आप किसको दे सकते हैं, मीडियम लार्ज कंज्यूमर को। जो मीडियम लार्ज कंज्यूमर है उसको ज़्यादा वोल्टेज का जरूरत पड़ेगा, ज़्यादा पावर का जरूरत पड़ेगा, 415 किलो वोल्ट। और जो घरों में जो सप्लाई आती है, जो अप्रॉक्सीमेटली 220 होता है, 230 वोल्ट जो होता है, तो हमारे घरों में उसका सप्लाई जो आता है वो इतना ही होता है, 220 या 230 वोल्ट होता है। क्लियर है कैसे जनरेट हो रहा है, पहले जनरेट किया, यहाँ पे देखिए जनरेट किया, फिर क्या किया, उसको स्टेप अप किया, स्टेप अप करने के बाद फिर वापस से स्टेप डाउन कर रहा है, ठीक है। अच्छा, एक जो लास्ट पार्ट है ये क्या है, ये बोल रहा है कि हमारा जो मेन एम क्या होना चाहिए, पावर सिस्टम अगर हम पढ़ रहे हैं तो इसका मेन एम क्या होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, जो हमारा एनर्जी जो हमें डिमांड है, तो कहीं ना कहीं जो हम एनर्जी को क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो उसका कॉस्ट हो रहा है, कॉस्ट लग रहा है, वो कहीं ना कहीं मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। जैसे पावर जनरेट हो रहा है, उसको ट्रांसमिट कर रहा है, घरों में पहुंचा रहा है, इंडस्ट्रीज को ट्रांसफ़र कर रहा है, तो इन सबों में जितना खर्च जो आ रहा है, जितना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग रहा है, इंस्टॉलमेंट इंस्टॉलमेंट कॉस्ट लग रहा है, कहीं ना कहीं वो कम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो पहला ये है, ठीक है। दूसरा क्या है कि रेटेड वोल्टेज एंड रेटेड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का रेटेड कितना है, जैसे हमें कितना चाहिए 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी ही तो चाहिए, और रेटेड वोल्टेज कितना चाहिए, घरों में कितना ज़रूरत पड़ता है 220 वोल्ट से लेकर के 230 वोल्ट,
तो इतना वोल्टेज मिल जाए तो सही है, ठीक है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि घरों में 220 वोल्ट का जरूरत है और 300 वोल्ट आ गया, चाहे 400 वोल्ट आ गया, तो वहाँ पे हमारा जो डिवाइस है वो डैमेज हो जाएगा, ठीक है। वो उतना पावर को या वोल्टेज को हैंडल नहीं कर पाएगा। और फ्रिक्वेंसी भी एटमॉस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट ही होना चाहिए। तो ये दूसरा। फिर क्या है, रिलायबल पावर सप्लाई होना चाहिए, मतलब जितना डिमांड हो, जितना ज़रूरत हो उतना आना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि आज आए और फिर बाद में ना आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद इफ़ेक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम, मतलब जो हमारा पावर सिस्टम है, तो पावर सिस्टम में जितना इक्विपमेंट आप लगा रहे हो, टावर हो गया, ट्रांसमिशन लाइन हो गया, तो सबको प्रोटेक्ट भी तो करना पड़ेगा ना। जैसे लाइटनिंग के टाइम पे, लाइटनिंग के टाइम पे क्या होता है, लाइटनिंग के टाइम पे ज़्यादा एक्स्ट्रा वोल्टेज आ जाता है आपका ट्रांसमिशन लाइन पे, जिससे कहीं ना कहीं आपका इंसुलेटर डैमेज हो जाता है, आपका कंडक्टर डैमेज हो जाता है, आपका ट्रांसमिशन टावर डैमेज हो जाता है ना, ट्रांसमिशन लाइन डैमेज हो जाता है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक सिस्टम होना चाहिए, ये भी इसका एम है, ठीक है। और क्या है कि सिंक्रोनिज्म नहीं लूज होना चाहिए, जो हमारा पावर जो जनरेट हो रहा है, ऐसा नहीं कि किसी एक फॉल्ट की वजह से पूरा का पूरा पावर सिस्टम रुक जाए। हाँ, लेट से थोड़ा एक फॉल्ट हो गया हमारा सिस्टम में, जिसकी वजह से ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरा का पूरा पावर सिस्टम जो पावर जनरेट कर रहा है पूरा का पूरा वो ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए प्रॉपर सब्स्टिट्यूट रहना चाहिए कि अगर कुछ थोड़ा बहुत फॉल्ट आ जाए तो जो पावर जनरेशन का जो प्रोसेस है वो रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। फिर क्या है, फ्लेक्सिबल पावर ट्रांसफ़र हैज़ टू बी मेड अवेलेबल। हाँ, जितना डिमांड हो उतना पहुंचना चाहिए, घरों में हो गया, इंडस्ट्रीज़ में हो गया, तो कहीं ना कहीं पावर का जितना डिमांड उतना पावर आना चाहिए, ठीक है। मेन क्या है यहाँ पे, मेन है कि जो इन सब में जितना कॉस्ट लग रहा है वो मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप सो कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में आगे प्रोसीड करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।